नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो राहुल, श्रेया, विशाल, अनिल, मुस्कान, अश्विनी, सूर्या, खुशी, प्रशांत, सौम्या, इंद्रजीत, अक्षरा, गोल, फिरदौस, नेहा, सूरज, प्रीतु, तनु, केशव, सुभाष, साइबा, प्रवीण, नितेश, मीनू, पंकज, आफरीन, विजेंद्र, नवीन, अर्चना, सूरज, कनक, शिवानी, अमर, एहसान, सुमित, आदर्श, ऋतु, आयुष, मुस्कान। क्या हूँ बेटा? निशु, सुकीर्ति, सविता, अख्तर, गौरी, संजना, धनंजय, लव कुमार, विजेंद्र। वाह। ज, जशीम, उज्ज्वल, अभिषेक, धनंजय, इरफान, संजू, पुष्पाल। चलिए, जावेद, कोमल, सब लोगों को नमस्कार। सब लोगों को जय सिया राम, जय हो, जय हिंद। सब लोगों को सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो हमारे लिए वाह, धन्यवाद धन्यवाद, सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पहले संगम काल कंप्लीट करा देता हूँ, फिर आज ऑप्शनल के बारे में बात कर लूंगा, और फिर उत्तराधिकार के बारे में तो समझा ही चुका हूँ, लिखवाने का 2 लाइन का है, कभी भी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। तो संगम काल के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोग संगम के दौरान ये पढ़े थे कि इस युग को हम संगम युग कहते हैं, क्योंकि इस युग का इतिहास हम मोटे तौर पर संगम साहित्य के आधार पर जानते हैं। हालांकि और भी कई स्रोत थे, मैंने उन स्रोतों का भी हवाला आपको दे दिया था। फिर हमने ये कहना शुरू किया कि संगम युग के पीछे जब संगम साहित्य है, तो संगम साहित्य कौन सा है, और संगम साहित्य के अंतर्गत हमने बताया कि साहित्यकारों के सम्मेलन के तहत जो साहित्य लिखा गया उसको हम संगम साहित्य कहते हैं। 3 संगम हुए हैं। पहला संगम हुआ है जिसमें अध्यक्षता किए थे अगस्त ऋषि। उनकी किताब उपलब्ध नहीं है, मान्यता है कि अगत्यार नाम की व्याकरण किताब लिखा था। दूसरा संगम है जिसमें अध्यक्षता किए थे तोलका पियर नाम के व्यक्ति, उन्होंने तोलका पियम नाम की किताब लिखा था, जो कि व्याकरण किताब थी। उसके बाद में तीसरे संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था, और उस संगम की बहुत सारी किताबें उपलब्ध है। उसके तहत मैंने महाकाव्यों की श्रेणी बताया था, और फिर मैंने कहा था कि उसके तहत आपको मिल्क नक्कू और किल्क नक्कू की श्रेणी की रचनाएं मिलती हैं। महाकाव्यों की चर्चा मैंने कल के क्लास में कंप्लीट कर दिया था। मिल्क नक्कू के अंतर्गत 2 कैटेगरीज हैं, पट्टपट्टू और एट्टुटोगे। और फिर किल्क नक्कू के तहत मैंने कहा था कि वो उपदेशात्मक है, जिसमें एक ही किताब याद करने लायक है, और वह है तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर की किताब तिरुकुरल, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। इसके तहत अब आपको मैं रिवीजन दे देता हूं। ओहो, ये क्या? अरे ये तो पीपीटी नहीं लगना था भाई, कल वाला जो लगाया था जीएस के क्लास में वो पीपीटी लगना था। आप लोग 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, इसके पीपीटी को अपडेट करना पड़ेगा। 1 मिनट टाइम दीजिएगा।
तो एक बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, तो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूं। और ये कहानी है हमारी कि हम लोग ये देख रहे थे कि दक्षिण भारत में जब हम संगम काल की पढ़ाई करते हैं, तो संगम काल की पढ़ाई में हमने देखा था कि 3 राज्य हमारे सामने में आते हैं, और इन 3 राज्यों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखो कि ये एक राज्य है चोल राज्य, जो कि नॉर्थ तमिलनाडु में है, नॉर्थ तमिलनाडु में। ये है पांड्य राज्य, यही इसका मदुरई का इलाका है, यहीं पर सभी प्रकार के संगमों का आयोजन हुआ था। ये साउथ तमिलनाडु है। और ये चेर का राज्य है, ये केरल का इलाका हुआ, केरल का इलाका हुआ, जो तीसरा राज्य था। तो चोल, चेर और पांड्य, इन 3 राज्यों में जो राज्य व्यवस्था चली है उसके बारे में मूल रूप से हमको क्या जानकारी मिलती है, कहां से जानकारी मिलती है? तमिल भाषा के संगम साहित्य से, तमिल भाषा के संगम साहित्य से। इसके अंतर्गत हमें एक एक दो राजा का नाम जानना चाहिए कि भाई चोल वंश का कोई प्रमुख राजा, चेर का कोई प्रमुख राजा और पांड्य का कोई प्रमुख राजा। ज्यादा राजाओं का अध्ययन करना एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चोलों में एक राजा था करिकाल, ये पूछा जा सकता है, करिकाल। चेर का एक राजा था सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन। और पांड्य का एक राजा था नेडुजेलियन, जेलियन, जेलियन। जो इनका सबसे प्रतापी राजा हुआ है, मैंने उन्हीं का नाम बताया है। ये आपको फैक्ट के तौर पे याद करना पड़ेगा। यहां पर आपको यह बता दूं कि चोल राजा का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह था वो था टाइगर, टाइगर। चेर वाले का जो था वो धनुष था, धनुष। और इनका मछली। राजकीय चिन्ह को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। इसमें मीनिंग, सोर्सेस, ये सब मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ये सब बेसिकली संगम काल के ऊपर काम करने वाले बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, बट यू नीड नॉट टू रीड अबाउट देम। ये सब वही सब हिस्टोरियंस हैं, यू नीड नॉट टू रीड अबाउट देम। ये सब उसके काल की जो खुदाई हुई है, ये बस इतना बता देता हूं, उरैयूर की खुदाई का जगह है ये, उरैयूर। उरैयूर, उरैयूर एक जगह था, अभी भी है। ये यहां से हमको औद्योगिक केंद्र मिला है, औद्योगिक केंद्र मिला है। ये एक ऐसा जगह है जिस जगह पर हमें उस युग में, चोल काल के दौरान, कपड़े के निर्माण और उसकी रंगाई के लिए हौज का प्रमाण मिला है। कपड़े की रंगाई, कपड़े की रंगाई का हौज। हौज, हौज का मतलब होता है जिसमें आप कपड़े को गोत देते हैं और उससे से कपड़ा रंगीन होकर निकल के आता है। कपड़े की रंगाई का हौज का प्रमाण मिला है कहां से? उरैयूर से। तो वस्त्र उद्योग का केंद्र था वो चोल काल में, यही वो स्थल है। फिर ये देखो कि उस युग में जो लिपि है वो कैसी है। तो लिपि के बारे में, ये तमिल ब्राह्मी है,
तमिल ब्राह्मी, तमिल ब्राह्मी। आप इस विषय को लेकर थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, यहीं पर आपको बात समझ में आएगी कि भारत के इतिहास में सबसे पहली लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम उसको नहीं जानते, पढ़ नहीं पाए। दूसरी लिपि 5th सेंचुरी बीसी के दौरान, फिफ्थ सेंचुरी बीसी के दौरान कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। और इसी लिपि में हम किसी भी भाषा की बात लिख लेते थे, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे पाली भाषा हो, चाहे अर्धमागधी भाषा हो, चाहे तमिल भाषा हो, चाहे पैशाचिक प्राकृत हो, यानी कि गाथा सप्तशती पैशाचिक प्राकृत भाषा में लिखी गई किताब है लिपि कौन सी? तो ब्राह्मी। संगम साहित्य पूरा का पूरा तमिल भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं, लिपि क्या? ब्राह्मी। जो 12 अंग हैं जैन साहित्य का, अर्धमागधी भाषा में लिखी गई किताब है, लिपि क्या है? ब्राह्मी। बौद्धों का पूरा त्रिपिटक पाली भाषा में है, लिपि क्या है? तो ब्राह्मी। वेद पूरा का पूरा हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पूरा संपूर्ण वैदिक वांग्मय हो, या धर्मशास्त्र की किताबें हो, या पुराण हो, महाकाव्य हो, या कालिदास की रचनाएं हो, ये सब संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन लिपि क्या है? तो ब्राह्मी। आज यदि आपको कालिदास की कोई किताब मिल जाए, या आपको यदि ओरिजिनल रामायण और महाभारत मिल जाए, और आप यदि संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हों, तो भी आप उस किताब को नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि आज आप देवनागरी लिपि के माध्यम से संस्कृत पढ़ेंगे, और वो साहित्य ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो आप यदि संस्कृत के विद्वान हैं तो भी वो किताबें आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप उसको नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि वो किताबें लिखी गई है ब्राह्मी लिपि में। हालांकि ये बता दूं कि इसी ब्राह्मी लिपि से आगे चलकर 12वीं सदी में, 12वीं सदी तक देवनागरी लिपि का जन्म हो गया। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। शुरुआती दिनों में आपको ये अंदाजा लगे कि नूरी रहनवर जा रहा हूं, कोई मुझे बर्थडे विश नहीं किया। अरे नहीं भाई, तुमको खूब सारी शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, क्यों जा रहे हो? हमारा विक्रांत दुबे कहाँ गया? उसका जिसका रोज बर्थडे होता था, आजकल वो नजर आ रहा है। हुई रोशन मेरा फ्यूचर, मेरे भगवान आए हैं। अरे बाप रे बाप, अभिषेक बाबू नमस्ते। तो कुल मिला के ये देखो कि 5वीं शताब्दी बीसी के दौरान जो ब्राह्मी लिपि आई थी, उसी से आगे चलकर देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। शुरुआती दिनों में, आज पक्का बता दूंगा रेनू बेटा, लेकिन सब लोग चुप रहो, अभी अभी मुझे पढ़ाने दो, मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो। फोकस करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि एंसेंट हिस्ट्री के दौर में देखोगे ना, तुमको जितनी भी भाषाएं नजर आती है, जैसे संस्कृत, संस्कृत या तमिल या तेलुगु
या कन्नड़ या मलयाली या उड़िया। उड़िया ये भारत की कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं जिसके अंदर कम से कम 1500 साल पुराना ओरिजिनल लिटरेचर मौजूद हो। 1500 साल पुराना ओरिजिनल लिटरेचर जिसको मौजूद हो, उसको संस्कृति मंत्रालय की ओर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और फिर शास्त्रीय भाषा की पहचान के रूप में जब किसी को स्वीकृति मिल जाती है तो फिर उसको कई प्रकार का संरक्षण भी दिया जाता है। मैं उसके संरक्षण वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्राचीन काल में ये 6 भाषाएं ऐसी विकसित हुई थी जिनको आज की तिथि में शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। सबसे लेटेस्ट दर्जा जो हासिल हुआ है वो उड़िया भाषा को हासिल हुआ है। यूपीएससी ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ भी लिया है। अब आपसे यदि पूछना हुआ तो ये नहीं पूछा जाएगा कि लेटेस्ट में सबसे पहले किसको शामिल किया गया है। आपसे पूछना हुआ तो ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। तो 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। इन 6 भाषाओं में से सबकी लिपि उस समय ब्राह्मी ही थी, ब्राह्मी ही थी। तो तमिल भाषा की जो रचना है संगम साहित्य, संगम साहित्य, यही देखो तुमको मैं नई बात बता रहा हूं जो कि आप सामान्य नोट्स में या किताबों में या क्लासरूम में नहीं सुनते हैं। और यहीं से यूपीएससी यहीं पर डिफरेंट हो जाती है। हम रट के जितना गए उन तमाम रटे हुए ज्ञान की गंगा वहां जाकर पता चला कि हमारी घर की एक छोटी सी घर के एक छोटे से डोभे में तब्दील हो जाते। तो इसे काम नहीं चलेगा। तो संगम आपको एक लिटरेरी गैलेक्सी नजर आता है। और कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में, बाकी सब भी ब्राह्मी लिपि में। अब मैं लौट के चलूं इधर, यही है तमिल ब्राह्मी, कोई दिक्कत नहीं। ये सब उनके सिक्के हैं, उन सिक्कों के ऊपर जाइए, छोड़ दीजिए। उसके बाद तब ये भी एक सोर्स था स्ट्रेबो का ज्योग्राफी। आपने कल प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका पढ़ा है ना, प्लिनी पढ़ा है, आपने पेरिप्लस पढ़ा है, पेरिप्लस। तो इसके अलावा एक ज्योग्राफी भी है, ये भी पूछने लायक किताब है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रिटन बाय स्ट्रेबो। स्ट्रेबो लेखक हैं, उनकी किताब का नाम ज्योग्राफी है। ये भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में कई सारी जानकारी देने वाली किताब है। उसके तहत स्वाभाविक रूप से दक्षिण भारत के इतिहास की भी जानकारी मिल जाती है। ये किताब आपको नेचुरल हिस्टोरिका, यही है प्लिनी, और ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। कोई दिक्कत नहीं है, इस सब तो रिवीजन हो रहा है। तो स्ट्रेबो ज्योग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, और वो, और ये क्या कहते हैं, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के तहत क्या है, इसके सोर्सेस ये सब बता चुका हूं। फर्स्ट संगम, मतलब 3 संगम है, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, ये सब कहानी में समझा चुका हूं, उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्रथम संगम के बारे में पूरी कहानी समझा चुका हूं, उधर जाके कोई फायदा नहीं है। सेकंड संगम की यही किताब तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम रीजन बाय तोलकाप्पियर, मैं समझा चुका हूं, इधर जाने की जरूरत नहीं। थर्ड संगम, थर्ड संगम के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना कि थर्ड संगम के अंतर्गत मैंने कहा था कि एक तरफ महाकाव्य, उसके बाद महाकाव्य मैंने 3/10 की बात बताया था। 10 महाकाव्यों की चर्चा है, 3 की चर्चा मैंने स्पेशली किया था। उसके अलावा मिल्कनक्कू और किल्कनक्कू, और इसके भी 18 हैं, इसके भी 18 हैं। मिल्कनक्कू के 18 में 2 पार्ट्स मैंने बताया था, पट्टपट्टू
और एट्टू टोगे। एट्टू टोगे के अंतर्गत एक ही किताब है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें 10 है लेकिन एक किताब महत्वपूर्ण है, उसे पुरुनानुरु। पुरुनानुरु एक ही किताब है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पुरुनानुरु। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पुरुनानुरु संगम साहित्य का हिस्सा है, पुरुनानुरु धर्मशास्त्र है, पुरुनानुरु व्याकरण की किताब है, पुरुनानुरु तमिल भाषा की किताब है। आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि पुरुनानुरु संगम साहित्य की किताब है। ये उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं करता कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुनानुरु किसका हिस्सा है और वो दे देगा किल्कनक्कू का, किल्कनक्कू, या वो उस मिल्क नक्कू के अंतर्गत ये दे देगा एट्टू टोगे का, एट्टू टोगे, एट्टू टोगे का या कि पट्टापट्टू का। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। मैं जिस चीज की उम्मीद करता हूं वो ये, ओह माफ करिएगा, इधर लगता है कोई मिस्टेक हो गया है। पट्टापट्टू, पट्टापट्टू और एट्टू टोगे। पुरुनानुरु पट्टापट्टू का हिस्सा है, पुरुनानुरु पट्टापट्टू का हिस्सा है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पट्टापट्टू का हिस्सा है कि ये एट्टू टोगे का हिस्सा है। आपको पढ़े हुए तथ्यों के बीच में से यह दिमाग में गूंथते चलना है कि यह क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा। तो मैं 1 मिनट के लिए रुककर आपको समझाने में इंटरेस्टेड हूं कि क्वेश्चन यदि तुमने पकड़ लिया कि कैसे आएगा तो तुम्हारे रटने का जो पूरा का पूरा प्रपंच है वो आधा उधर हो जाएगा। तो ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं सर? अरे बेटा, लैंग्वेज तो तमिल ही है, तो इसकी बात मत करो। सर आपने नंबरिंग क्या बताई? मन्नू अग्रवाल जी, आपके ख्याल से क्या नंबरिंग है जो आप उसमें सुधार करना चाहते हैं? मन्नू अग्रवाल बाबू, आप कौन सी नंबरिंग बताना चाहते हैं, सो बताइए। मैंने तो आपको ये बताया कि 7 महाकाव्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या नहीं के बराबर जानकारी है, 3 के बारे में जानकारी है। मिल्क नक्कू 18 है, किल्क नक्कू 18 है और पट्टपट्टू में 10 है और एट्टू टोगे में 8 है। इसी पट्टपट्टू के अंतर्गत पुरुनानुरु आता है। आप उसमें क्या संशोधन चाहते हैं मन्नू, आप मुझे बताइए। आपने जो लिखा है उसके बाद मैं आपकी टिप्पणी जरूर जानना चाहूंगा। यदि आप टिप्पणी नहीं करेंगे तो मैं खुद ही अस्पष्ट रह जाऊंगा कि मैं आपको क्या बताया और आपने क्या समझा। अब देखो आप कि 10 जो महाकाव्य है उन महाकाव्यों में शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई, ये दोनों का स्लाइड में मैंने यहां दिया है। ये शिल्पादिकरम है और ये मणिमेखलाई है। सॉरी माफ करिए, ये जो है सो ये है कन्नगी, ये कन्नगी है। मन्नू शर्मा आप मुझे बताओ, मन्नू शर्मा जी आपका कमेंट में वेट कर रहा हूं। मन्नू शर्मा जी आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप जब तक कि आप लिखोगे नहीं मैं आपसे पूछता रहूंगा। उसके बाद फिर मिल्क नक्कू और किल्क नक्कू। मिल्क नक्कू के अंतर्गत 10 खंड काव्य है, 10 खंड काव्य है और
मिल्क नक्कू के अंदर 10 खंड काव्य है और उसके बाद फिर 8 जो है वह संकलन है। उसमें ज्यादा मत पढ़ो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि पुरनानुरु, उसके बाद नेडुनल वादे, ये संगम साहित्य है। आपको बस इतना ही याद रखना है, संगम साहित्य है। ठीक है, अट्टापट्टू नहीं दिया है बेटा, पट्टापट्टू दिया, उसमें 10 बताया है। पट्टापट्टू में 10 बताया है। यदि आपने मैंने कोई बोलने में गलत शब्द बोल दिया तो मे बी की मिस्टेकन, बट लेकिन कल भी मुझे जहां तक याद है मैंने आप लोग को बताया था कि एट्टू टोगे में 8 शब्द है, 8 है तो 8 होगा, तो 8 ही मैंने बताया है। पट्टापट्टू में 10 बताया है, एट्टू टोगे में 8 बताया है, तो आपको ऐसे कैसे लग सकता है? सर महेश कुमार की बुक पढ़ सकते हैं। महेश कुमार की कौन सी किताब है, मैं तो जानता ही नहीं। चलिए, पुरनानुरु निर्मल बातें, बस इतना ही पढ़िएगा, ज्यादा नहीं, आगे बढ़िए। अब आपको संगम साहित्य के बारे में एक शब्द सुनने को मिलेगा, उसको कहते हैं पंचतीनय। पंचतीनय, उसके बाद है महिला लेखिकाएं। लेखिकाएं, उसके बाद है सेकुलर साहित्य, उसके बाद है अगम और पुरम साहित्य। ये सब जो आपसे पूछा जा सकता है ये आपको ध्यान रखना है, अगम और पुरम। तो पंचतीनय का मतलब लिख लीजिए, लिख लीजिए, एकदम शब्दशः लिख लीजिए। संगम साहित्य को पंचतीनय की श्रेणी में रखा जाता है। पंचतीनय शब्द यहां लिखा हुआ है, पंचतीनय की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि साहित्यकारों ने कथा का विकास कथा का विकास करते हुए उसके चरित्र की मनोदशा उसके चरित्र की मनोदशा के अनुसार चरित्र की मनोदशा के अनुसार उसके चरित्र की मनोदशा के अनुसार भौगोलिक भौगोलिक पृष्ठभूमि गढ़ा है, भौगोलिक पृष्ठभूमि गढ़ा है। जैसे कि कुरिंजी कुरिंजी नैतल
कुरिंजी, नैतल, मुलय, पलय, मरुदम। कुरिंजी, नैतल, मुलय, पलय, मरुदम। इसमें देखो, आपको अब मैं कहानी सुना देता हूं, फिर इसके शब्दों को समझाऊंगा कि साहित्यकारों ने जब साहित्य लिखा है तो साहित्य लिखते हुए साहित्यकारों ने जब साहित्य लिखा है तो साहित्य लिखते हुए कई तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, और जो कैरेक्टर्स आते हैं उनकी कुछ मनोदशाएं होती हैं। कोई विरह की अवस्था में है, कोई आक्रोश की अवस्था में है, कोई प्रेम की अवस्था में है। तो सभी अवस्थाओं के लिए क्या एक जैसा बैकग्राउंड देना ठीक है? क्या एक जैसा ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देकर हम उसके मन के मुताबिक दृश्य क्रिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और दृश्य और मन की मुद्रा यदि एक दूसरे के विपरीत हो तो पाठकों के ऊपर वो गहन असर नहीं पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हो कि पाठकों के ऊपर गहन असर पड़े तो आपको पात्र के मन की दशा के मुताबिक भौगोलिक पृष्ठभूमि क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने फिल्म देखा होगा सिलसिला, तो उस फिल्म में जब प्रेमी युगल गीत गा रहे हैं तो वहां टुलिप गार्डन के गुलाब की क्यारियां दिखाई गई हैं, ये कहां आ गए हम। लेकिन उसी के पैरेलल देखो कि एक दूसरा गीत है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तो उसके पात्र के मन के मुताबिक जो दृश्य दिखाया गया है उसमें पतझड़ का माहौल है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, ये विरह का भाव है, ये निहिसारता का भाव है। तो एक में पीड़ा है और एक में प्रेम है, दो अलग अलग मनोदशाएं हैं तो दो अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं। इसको समझने के बाद आप संगम काल के अंदर के पंचतनय को समझ सकते हो कि देखो तो कहीं मुलय है, कहीं पलय है, कहीं कुरिंजी है, कहीं नैतल है, कहीं मरुदम है। ये पांचों तमिल के शब्द हैं। आपको क्या पांचों याद करना है? तो नहीं, पांचों याद नहीं करना है, ये समझना है। मैं दिखा जरूर देता हूं कि कुरिंजी का मतलब कि हिली एरिया है। कुरिंजी माने हिली एरिया, माने माउंटेनस जोन। और मुलय मतलब पेस्टोरल एरिया, चारागाह वाला इलाका। नैतल तल के किनारे, समुद्र तट के किनारे। और पलय, पलय माने रेगिस्तानी इलाका। तो पलय माने रेगिस्तान, पलय माने रेगिस्तान। आप दो तीन याद कर लो तो काम हो जाएगा। पलय माने रेगिस्तान, नैतल तल से आपको याद रहेगा, नैतल से समुद्र तटीय इलाका। कुरिंजी पहाड़ी इलाका। यदि आपने ऐसे एक दो याद कर लिया, एक जो आपको जरूर याद रखना है, जो किसी शर्त पर नहीं भूलना है, जिस पे क्वेश्चन ज्यादा आएगा, वो है मरुदम। मरुदम, मरुदम का मतलब ये देखो, मरुदम सबसे नीचे मैंने दिया है, ये सबसे उर्वर भूमि है। उर्वर भूमि, इसी भूमि के अंदर एग्रीकल्चर का पर्याप्त विकास हुआ। इसी एग्रीकल्चर के बदौलत वहां बड़े बड़े भूमिधर उभर कर आए। इसी एग्रीकल्चर ने रेवेन्यू दिया तो वहां राज्य उभरा। इसी एग्रीकल्चर ने सरप्लस दिया तो नगरीयकरण का विकास हुआ। तो इस भूमि को सर्वोत्तम भूमि के तौर पर याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक है सर, नहीं देख रहा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। अच्छा अभी भी ब्राइटनेस है क्या? अभी भी ब्राइटनेस है या कि
पिछले वाले स्लाइड में ब्राइटनेस था? आप बताना, ब्राइटनेस अभी भी ज्यादा दिख रहा है या कि पिछले स्लाइड में था? यदि स्लाइड में था तो स्लाइड का बात खत्म करते हैं, स्लाइड की बात खत्म करते हैं। सी बीच बेटा मुलई नहीं, नैतल है। सी बीच में नैतल है। हाँ, नैतल, नैतल। इसमें देखो, आपको मैंने यहां बता दिया, कुरिंजी माने पहाड़ी, मुलय माने मैंने मैंने मुलई तो मैंने यहां बताया, यह यहां लिखा हुआ है ना, चारागाह का इलाका। नैतल में ये पहाड़ी दिखा है, सॉरी समुद्र तटीय दिखाया है नैतल। यहां देखो ये चिन्ह लगाया है। मरुदम माने सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया, पलय माने डेजर्ट। आप उसे एक दो याद कर लो तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा मरुदम के ऊपर। मरुदम जरूर याद रखना, बाकी हो जाए तो हो जाए, ना हो तो कोई बात नहीं, चलने दो। अब आगे ये मैंने आपको बताया है कि भाई इसके रचयिता ज्यादातर पुरुष जरूर हैं, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, ये याद रखिएगा। सेकुलर साहित्य का मतलब यह है कि जैसे वैदिक साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, वैष्णव साहित्य है, ये पौराणिक साहित्य है, ये ज्यादातर धार्मिक साहित्य है। लेकिन संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है, धर्मेत्तर साहित्य है। ये धर्मेत्तर साहित्य है, धर्मेत्तर साहित्य है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगम और पुरम। अगम का मतलब होता है प्रेम विषयक, और पुरम का मतलब होता है युद्ध विषयक। तो अगम साहित्य भी मिलता है हमें और पुरम साहित्य भी मिलता है हमें। बड़े पैमाने पर अगम और पुरम साहित्य इस दौर में विकसित होता मिल रहा है। यानी कि जब आप युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए सैनिकों को देखेंगे तो ये पुरम साहित्य है। और फिर वही सैनिक यदि छावनी में आता है और उसको अपनी प्रेयसी की और अपनी पत्नी की याद आ रही है और उसके अंदर प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं, तो ये अगम साहित्य हो जाता है। एक ही साहित्य में आपको अगम और पुरम दोनों ही तरह के मूड दिखाई देते हैं। आप याद करिए, आपको एलओसी कारगिल फिल्म नजर आएगी, या फिर आप बॉर्डर फिल्म याद करिए, उसमें आपको इस तरह के गीत खूब नजर आएंगे कि युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हुए वीर सेनानी जा रहे हैं और उनका ये हौसला है कि हम दुश्मन का कलेजा पानी कर देंगे और ज़रूरत पड़े तो अपना खून बहा देंगे अपने तिरंगे की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन उसी क्षण उनके दिमाग में उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका की यादें भी चलते रहती है। और बेसिकली जो पराक्रमी होते हैं वो प्रेम और युद्ध दोनों के बीच में एक समान व्यवहार करते हैं। उनके हाथ में तलवार भी आ जाए तो उनकी दुल्हन हो जाती है, और यदि उनको दुल्हन के साथ भी रहने का मौका मिलता है तो वह प्रेम करने में उतने ही ईमानदार होते हैं, उतने ही गहन होते हैं, जितना कि वह प्रचंड होते हैं तब जब वह पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो हमारे देश में इसी तरीके से बेसिकली पराक्रम की परिभाषा भी की गई है। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि संगम साहित्य के साहित्यकारों ने भी जब अपने नायकों के बारे में बताना शुरू किया तो उनके नायकत्व में उन्होंने अगम और पुरम दोनों के ही पक्ष को उतने ही प्रबल तरीके से प्रदर्शित किया है। ठीक है, हो गया। तो अब इसके आगे संगम साहित्य के ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि संगम कालीन राज्य, संगमकालीन राज्य, संगमकालीन राज्य के तहत मैं बता चुका हूं आपको, चोल है, पांड है, चेर है। मैं इनका राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह
और इनका प्रमुख राजा, ये पढ़ा चुका हूं। प्रमुख राजा ये पढ़ा चुका हूं, तो उधर लौट के जाने की जरूरत नहीं है। चोल, पांड्य, चेर हो गया। ये एक पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या आपको पढ़ना है इस काल का, वो ये कि युद्ध की निरंतरता नजर आती है। युद्ध की निरंतरता नजर आती है। हमें बार बार राजाओं के बीच में युद्ध होता नजर आता है। तो युद्ध से प्रभावित राज्य है, युद्ध से प्रभावित समाज है, फ्रीक्वेंट वॉर की ओर जाने वाला समाज है, युद्ध लगातार होता है। शासकों को हम टाइटल लेते हुए देखते हैं, अधिराज वगैरह का, अधिराज का टाइटल लेते हुए देखते हैं कि उपाधि। इसके बाद फिर क्या देखते हैं, तब महिला लेखक का नाम बता दीजिए। नहीं, महिला लेखक का नाम नहीं मिलेगा आपको, बस इतना ही है कि 4-5 महिला लेखिकाएं भी थी। उसके बाद फिर अगला है कि सैनिकों को एन्नार्डी की उपाधि दिया जाता था। एन्नार्डी की उपाधि दिया जाता था। उपाधि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज हम परमवीर चक्र वगैरह देते हैं ना, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, या जो और भी वीर चक्र वगैरह देते हैं, तो सिविलियन लोगों को और मिलिट्री के लोगों को उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम आदि के लिए हम तमाम प्रकार के उनको टाइटल्स देते हैं। उसी तरीके से उसमें एन्नार्डी का टाइटल दिया जाता था। इसके अलावा एक गढ़पेंद्र शब्द मिलेगा, गढ़पेंद्र, गढ़पेंद्र। गढ़पेंद्र ये लोहे का कड़ा पहनते थे लोग अपने पांव में, वो वीरता का प्रतीक माना जाता था। जो पराक्रमी लोग थे वो अपने पांव में लोहे का कड़ा पहनते थे, उसको देखकर कोई समझ जाएगा कि हाँ ये पराक्रमी है, वो परमवीर है, इस टाइप से। तो चूंकि युद्ध से उलझा हुआ समाज है, तो सैनिक संस्कृति को बल देने की कोशिश की गई है। ऐसे लोगों को प्रमोट किया गया है जो वीरता का प्रदर्शन कर सके, इसलिए उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला मुद्दा कि इनका समाज कैसा था। समाज में हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो आर्य है और दूसरी तरफ अनार्य है। इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित हो रहा था, आर्य और अनार्य के साथ में संपर्क स्थापित हो रहा था। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप आपको क्या क्या बातें इस दौर में नजर आती है। इस क्या हुआ, नोट्स नहीं बनाएंगे आज, क्या दिक्कत कुछ हुई है क्या? तुम लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत हुई है क्या? देखो बेटा, मैं बड़े आराम से इसे रिवाइज कर देता हूं ताकि तुम्हारे नोट्स बनाने में तुमको दिक्कत नहीं आए। कि संगम काल मने क्या बता चुका, सोर्सेस क्या बता चुका, संगम साहित्य क्या वो बता चुका, संगम साहित्य के बाद संगम साहित्य के आधार पर या अन्य स्रोतों के आधार पर हम उसका जीवन देख रहे हैं। राजनीतिक जीवन क्या, बहुत कम जानना है राजनीतिक जीवन के बारे में। 3 राज्य हैं, तीनों राज्य की भौगोलिक दशा क्या है, कौन से क्षेत्र में है, तीनों राज्य के अंतर्गत फिर ये कि उनका कैपिटल उनका राजकीय चिन्ह क्या था, उनके प्रमुख राजा कौन थे, वो लगातार युद्ध करते रहते थे, युद्ध की
जो उपाधियां वगैरह है वो सब, और सैनिक को कौन सी उपाधि मिलती थी, ये सब हो गया। इतना हो गया। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है? उसके बाद फिर हम चले गए समाज की ओर। तो समाज पर आ जाओ। समाज में हमने कहा कि एक है आर्य समाज और अनार्य समाज। अनार्य का मतलब है कि लोकल, लोकल साउथ इंडियन पीपल, साउथ इंडियन पीपल। और आर्य का मतलब है जो नॉर्थ इंडिया से गए हैं, नॉर्थ इंडिया से जो गए हैं। नॉर्थ इंडिया से जाने वालों में आपको ब्राह्मण भी नजर आएंगे, आपको बौद्ध भी नजर आएंगे, और जैन भी नजर आएंगे। आपको वहां पर ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों नजर आ जाएंगे। इन दोनों संस्कृतियों के लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो देखोगे कि आपको यह समझ में आएगा कि साउथ इंडिया में सती प्रथा का प्रमाण मिलने लगा। सती सती प्रथा का प्रमाण मिलने लगा। हमें संगम साहित्य में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। और सती प्रथा का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी पत्नी उसके शव के साथ सती हो जाती है, उसके शव के साथ जल जाती है, इसी को सती बोलते हैं। तो यह सती प्रथा उत्तर भारतीय प्रथा है, लेकिन दक्षिण भारत में यह प्रथा आपको पहली दफा संगम साहित्य में मिलती है। संगम साहित्य में यदि सती प्रथा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अनार्य संस्कृति का प्रभाव था, माफ करिए, आर्य संस्कृति का प्रभाव था, आर्य संस्कृति का प्रभाव था। उसके बाद फिर आपको यहां पर वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलेगी, वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलेगी। वर्ण व्यवस्था भी आर्य संस्कृति का ही हिस्सा है, और हमें संगम साहित्य में वर्ण व्यवस्था की खूब चर्चा मिलेगी। वर्ण व्यवस्था की चर्चा ये दर्शाती है कि उनके ऊपर आर्य संस्कृति का प्रभाव आ गया था। उसके बाद तब अगला मुद्दा क्या है कि अगला मुद्दा क्या है? यार आज आप लोग डिस्टर्ब किए जा रहे हो, बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हो आप लोग, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए उलझोगे और फिर इरिटेट कर दोगे। ऐसे में जब कोई टॉपिक चल रहा होता है, उस टॉपिक के दौरान एक छोटी सी बात को मैं 4 बार बोल चुका, उन 4 बार के बोलने के बाद अंतिम बार बोलता हूं, आप लोग शांति से सुनो, समझो और उसको नोट करो। टॉपिक के अंदर बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती है, उसकी गुंजाइश नहीं होती है। अब इससे ज्यादा व्यवस्थित हो पाना इंसान की सीमा से परे है, जिसके तहत मैं तुमको अंतिम बार बोल रहा हूं। 2 मिनट लगेगा, अपनी बुद्धि के सारे नस खोल के सुन लेना। संगम युग का मतलब एक ऐसा युग जिसके बारे में हमारी जानकारी का स्रोत संगम साहित्य है। और भी कुछ स्रोत हैं जिनका उल्लेख मैंने कर दिया। उसके बाद फिर संगम साहित्य मतलब वो साहित्य जिसकी रचना संगम यानी सम्मेलन के दौरान हुई। ऐसे कुल 3 संगम हैं। पहले संगम की कोई किताब नहीं मिलती, दूसरे की एक किताब मिलती, तीसरे की कई किताबें हैं। जो भी बचे हुए संगम साहित्य हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा। एक महाकाव्य, दूसरा मिल्कनक्कू, तीसरा किल्कनक्कू। महाकाव्य में 10 की चर्चा होती है, 3 की चर्चा मैंने स्पेशल किया, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। मिल्कनक्कू में 18 बृहद रचनाएं हैं, जिनकी 2 श्रेणियां हैं। एक है पट्टपट्टू, एक है एट्टुटोगे। पट्टपट्टू में 10 हैं और एट्टुटोगे में 8 हैं।
किल्कनक्कू में 18 उपदेशात्मक साहित्य हैं जो छोटे हैं, एक ही उल्लेखनीय है और वह है वो है तिरुवल्लूर की रचना तिरुकुलर। जब हम मिल्कनक्कू के अंदर की बात करते हैं तो हमने कहा कि 2 अतिरिक्त किताब याद कर लीजिएगा, पुरनानुरु और नेडुनलवादे। पुरनानुरु और नेडुनलवादे के अंतर्गत मैंने कहा कि ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं कि कौन से कैटेगरी की वो किताबें हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि संगम साहित्य की किताब है, तमिल भाषा की किताब है। साहित्य का मामला खत्म हुआ। उसके बाद हमने कहा कि अब इस टॉपिक के अंतर्गत हमें इधर मुड़ना चाहिए कि संगम साहित्य की क्या क्या खास बातें हैं। एक खास बात है कि इसे पंचतिनय का साहित्य कहा जाता है, जिसमें साहित्यकार ने साहित्य के कैरेक्टर की मनोदशा के मुताबिक भौगोलिक स्थितियां गढ़ी है। पंचतिनय के तहत मैंने कहा 5 तरह की भूमि है, कुरिंजी, मुलय, पलय, नैतल और मरुदम। फिर मैंने कहा कि सिर्फ मरुदम याद रखिएगा, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सारी की सारी भूमि की श्रेणियों का जो तमिल वर्जन है उसका हिंदी वर्जन बताइए। हो सकता है कि यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कुरिंजी, मुलय, पलय, नैतल आदि क्या है, तो भूमि की श्रेणियां हैं। लेकिन एक मरुदम होगा जिसके बारे में पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या है, यह है सबसे उर्वर भूमि। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से सबसे उत्तम भूमि कौन है, तो मरुदम। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ महिलाएं भी मिली हैं जिन्होंने साहित्य की रचना किया है। महिलाओं का नाम कहीं नहीं पूछा जाता है, कहीं मिलता भी नहीं है। अगला मुद्दा यह है कि इसके साहित्य के अंतर्गत हमें अगम और पुरम दोनों तरह का साहित्य मिलते हैं, जिसमें कि पराक्रम भी दिखता है और प्रेम भी दिखता है। और फिर अगला मुद्दा यह है कि यह साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है, धर्मेतर विषय पर रचा गया साहित्य है। इसके पश्चात हमें यह समझना है कि इस साहित्य को पढ़ने से हमें राजनीतिक इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। मैंने कहा राजनीतिक इतिहास के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए इक्का दुक्का जानकारी लो, आगे बढ़ो। ज्यादा गहरा क्वेश्चन पूछा जाएगा समाज पर या तो धर्म पर। तो समाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने सबसे पहले आपको बताया कि इस साहित्य को पढ़ने से पता चलता है कि आर्य और अनार्य 2 संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए। आर्य संस्कृति उत्तर से आई, अनार्य संस्कृति लोकल दक्षिण की संस्कृति थी ही। अब आर्य संस्कृति के लोग वहां पहुंचे हैं तो उनके 3 माध्यम हैं, ब्राह्मण विचारक आए हैं, बौद्ध विचारक आए हैं, जैन विचारक आए हैं। इन तीनों विचारकों के रास्ते आर्य संस्कृति फैली है दक्षिण में। जब वो आर्य संस्कृति फैली है दक्षिण में तो उसका क्या असर दिखता है, उसका असर क्या दिखता है, तो मैंने कहा कि देखो कि सती प्रथा का प्रमाण आपको मिल गया, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिल गया। वर्ण व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन पिछले साल पूछा है, अब अगला क्वेश्चन सती प्रथा पे पूछा जाएगा। आप वर्ण व्यवस्था के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और अगले क्वेश्चन की उम्मीद लगाइए कि क्या क्वेश्चन आएगा, तो सती प्रथा पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि कई व्यवसाय आधारित जातियों का विकास हुआ, आधारित जातियों का विकास हुआ। कई व्यवसाय आधारित जातियों का विकास हुआ। इसके अंतर्गत वर्ग आधारित विभाजन भी मिलता है। वर्ग आधारित विभाजन का मतलब क्या होता है, अमीर और गरीब जैसे वर्ग आपको खूब मिलते हैं, अमीर और गरीब जैसे खूब वर्ग मिलते हैं आपको। उसके बाद फिर क्या है कि अमीर और गरीब का जो वर्ग मिलता है उसमें से एक वर्ग मिलेगा आपको बेल्लाल।
ये शब्द पूछा जाएगा कि बेल्लाल का मतलब क्या होता है। बेल्लाल का मतलब होता है धनी किसान, धनी कृषक, धनी कृषक। आप इन्हें जमींदार की श्रेणी में रख सकते हैं, जमींदार की श्रेणी में रख सकते हैं। ये अपने को कृष्ण का वंशज कहते थे, कृष्ण का वंशज कहते थे। ये अपने को कृष्ण का वंशज कहते थे। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, अरसर। अरसर का मतलब होता है राजकीय वर्ग के लोग, राजकीय वर्ग के लोग, राजकीय वर्ग के लोग माने वो लोग जो शासन वगैरह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। राजकीय वर्ग के लोग माने अरसर। उसके बाद एनियर, एनियर माने शिकारी, शिकारी, एनियर माने शिकारी। उसके बाद फिर एनियर माने शिकारी। इसके बाद कडेसियर, कडेसियर, कडेसियर माने खेत मजदूर, खेत मजदूर। कडेसियर माने खेत मजदूर। ये सब सामाजिक वर्ग आपको उस दौर में नजर आएंगे। इन सामाजिक वर्गों के अंतर्गत आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कडेसियर शब्द दे देगा, पूछेगा इसका मतलब क्या है। एनियर दे देगा, मतलब क्या है। बेलाल दे देगा, इसका मतलब क्या है। अरसर का मतलब क्या है। ये सब शब्द आपको दे देगा, इसका मतलब पूछेगा। मोटे तौर पर आपको समझना है कि संगम काल के दौरान हम देख रहे हैं कि कृषि का विकास हो गया, उद्योग का विकास हो गया, व्यापार का विकास हो गया, विदेशी व्यापार का विकास हो गया, मुद्रा का विकास हो गया, एग्रीकल्चर के विकास की दृष्टि से देखो तो सबसे उत्तम भूमि कौन सी थी, मरुदम। मरुदम भूमि के कारण एग्रीकल्चर का विकास होगा तो क्या होगा, समाज में आपको बेल्लाल जैसा वर्ग उभरता हुआ नजर आएगा, बेल्लाल जैसा वर्ग उभरता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस आदमी के पास में अपनी भूमि नहीं है, वह दूसरे की भूमि पर खेती करता है या उसके यहां मजदूरी करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो कडेसियर कहेंगे। तो एक तरफ धनी जमींदार किस्म का एक व्यक्ति बेलाल, और दूसरा भूमिहीन व्यक्ति जो खेत पे मजदूरी का काम करता है, कडेसियर। इसका मतलब है कि सामाजिक विभाजन खूब दिखता है, सामाजिक विभाजन खूब दिखता है, सामाजिक विभाजन दिखाई देता है। यानी अमीर गरीब का विभाजन खूब दिखाई देता है। औद्योगिक सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के औद्योगिक सेक्टरों का विकास हुआ है, और ऐसा प्रायः तब होता है जबकि किसी भी समाज में इतना एग्रीकल्चर हो जाए कि अब लोगों को एग्रीकल्चर करने के अतिरिक्त और कई काम करने का अवसर मिल जाए। क्योंकि यदि वह दूसरे तीसरे कामों से पैसे कमाएंगे तो उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी आएगी और बाजार में जाकर वो अनाज खरीद सकते हैं, क्योंकि बाजार में अनाज उपलब्ध है। क्योंकि मरुदम भूमि पे बेल्लालों जैसे वर्ग ने खेती करके इतनी खेती कर दिया है, इतना सरप्लस पैदा कर दिया है कि आप न सिर्फ अपना पेट भर लेते हैं बल्कि बचे हुए अनाज को बाजार में बेच देते हैं। इस कारण बाजार में अनाज का सप्लाई बहुत रहता है।
जो आदमी पैसा लेकर जाएगा वो आदमी बाजार से अनाज खरीद के अपना काम चला सकता है। तो मरुदम के रास्ते सरप्लस एग्रीकल्चर आया, उसके रास्ते एक तरफ तो अमीर और गरीब आए, दूसरे तरफ बाजार में अनाज आ गया। इसी वजह से उद्योग का, व्यापार का, कला संस्कृति आदि का विकास हुआ। कला संस्कृति का विकास हुआ। उसी के आधार पर राज्य प्रशासन आदि का विकास हुआ। राज्य प्रशासन आदि का विकास हुआ। आप एकदम सामान्य सी समझ बना लीजिए कि यदि कभी भी किसी भी समाज के अंदर एग्रीकल्चर में अधिशेष नहीं होगा, यानी कि इतनी उपज नहीं होगी कि उपजाने वाला अपना पेट भरने के बाद अतिरिक्त अनाज बाजार में बेच दे, तो उस समाज में उद्योग का, व्यापार का, कला का, संस्कृति का विकास नहीं हो पाएगा। उस समाज में कभी भी नगरीयकरण का विकास नहीं हो पाएगा। उस समाज में कभी भी राज्य का अच्छा स्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाएगा। तो जब भी कभी आपको नगरीयकरण दिखाई देता है तो समझ लेना कि उस समाज में एग्रीकल्चर का सरप्लस आ गया था। सरप्लस माने अतिरिक्त खेती। अतिरिक्त का मतलब उत्पादन करने वाला अपना पेट भरने के बाद जो बच जाए उसको जब बाजार में बेचने लगे तो उसी को कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। ये सरप्लस प्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में भी हुआ था। ये सरप्लस प्रोडक्शन 6th सेंचुरी बीसी के काल में भी शुरू हुआ था। ये सरप्लस प्रोडक्शन हमें दक्षिण भारत में यहाँ संगम युग में भी नजर आता है। इसी सरप्लस प्रोडक्शन ने राज्य को भी जन्म दिया। इसी सरप्लस प्रोडक्शन ने कला संस्कृति को भी विकसित किया। इसी सरप्लस प्रोडक्शन ने नगरों को भी विकसित किया, उसके उद्योग और व्यापार को भी विकसित किया। ठीक है। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि अब देखोगे आप कि इस दौर के इकोनॉमी के ऊपर आपको बहुत गहरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब कहोगे कि गहरा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा? ज्यादा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो इस विषय से क्वेश्चन जब भी आएगा तो एकदम बेसिक आएगा। आपने पीछे ही पढ़ रखा है, विदेशी व्यापार होता था, विदेशियों के सिक्के मिले हैं, आपने मरुदम पढ़ लिया, आपने कडेसियर पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि भाई उद्योग का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, सिक्के का विकास हुआ, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। तो अब संस्कृति के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा। संस्कृति के बारे में, संस्कृति में क्या पढ़ना है? सबसे पहला पॉइंट भाषा, दूसरा पॉइंट लिपि, तीसरा पॉइंट साहित्य, चौथा पॉइंट कला, पांचवा पॉइंट धर्म। धर्म। यदि आप इतनी बातों का अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका यह मामला कंप्लीट हो जाता है। भाषा आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तमिल है। लिपि आपने पढ़ रखा है, तमिल ब्राह्मी है। तमिल ब्राह्मी है। साहित्य आपने संपूर्ण संगम साहित्य ही पढ़ लिया है। संगम साहित्य ही है। कला, कला के तहत आप देखोगे कि इस दौर में नृत्य संगीत का खूब विकास हुआ है। नृत्य संगीत का विकास हुआ है। इसमें एक नृत्य विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, वेलनाडल नृत्य। वेलनाडल
नृत्य। वेलनाडल नृत्य। वेलनाडल एक नृत्य है जो कि सामाजिक अवसरों पर, विशेष तौर पर कोई त्योहार वगैरह होता है तब लोग किया करते थे। इसमें पुहार में हमें इसका प्रमाण मिला। पुहार, कावेरी पत्तनम को ही पुहार भी कहा जाता है। तो वेलनाडल नृत्य का खूब प्रमाण मिला है हमें पुहार में। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि आप ये बताओ कि आज के डेट में तमिलनाडु का जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? आपको बता सकता है? आप लोगों को मैं पूछता हूं, आज के डेट में तमिलनाडु के क्षेत्र में जो शास्त्रीय नृत्य की शैली है वो कौन सी है जिसमें कि मार्शल आर्ट का उपयोग होता है? जिसमें कि मार्शल आर्ट का उपयोग होता है, और उस मार्शल आर्ट का नाम बताइए। मैं मार्शल आर्ट का नाम बता देता हूं, आप मुझे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य की शैली का नाम बता दीजिए। कलरीपट्टू। कलरीपट्टू। कलरीपट्टू एक मार्शल आर्ट है। उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए। उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिस शास्त्रीय नृत्य के लिए पहले कलरीपट्टू की ट्रेनिंग दी जाती है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक कि आप में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं होगा, उसका स्टेमिना डेवलप नहीं होगा, तब तक वो वाले नृत्य शैली आप नहीं सीख पाइएगा। यह आपका टास्क है। मैं आज के क्लास की जो कहानी है वो बता देता हूं कि कलरीपट्टू एक मार्शल आर्ट है। वो मार्शल आर्ट आपको संगम साहित्य में ही नजर आ जाएगा। संगम साहित्य में ही आपको कलरीपट्टू की युद्ध शैली नजर आ जाएगी, और वही युद्ध शैली आगे चलकर एक नृत्य शैली का आधार बन गया है। आप लोगों में से कुछ लोग आंसर दे भी रहे हैं और सही भी दे रहे हैं, लेकिन मैं आज क्लियर नहीं कर रहा हूं। अबे भैया, कथक कैसे हो जाएगा यार? काजल, कथक कैसे हो जाएगा? कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। आपको कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए ना। कोई कंफ्यूज भी करे तो कंफ्यूज थोड़ा नजदीक में आके करे। कोई भरतनाट्यम बोल दे, कोई कथकली बोल दे, कोई मोहिनी अट्टम बोल दे, तो हम मान लेंगे कि चलो थोड़ा नजदीक का है, कंफ्यूज कर गया कोई। लेकिन भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, इसमें कंफ्यूजन हो तो हम एक मिनट के लिए मान लेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन तुम बोलोगे कथक, कोई बोल दे सोत्रीय, वो असम का है, कोई बोल दे ओडिसी, वो उड़ीसा का है। उत्तर प्रदेश वाला कथक, असम वाला सोत्रीय, उड़ीसा वाला ओडिसी, ऐसे विकल्प जब तुम देने लगते हो, इसका मतलब है कि तुम सोचते समझते ही नहीं हो, या एकदम 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 बेसिक कमजोर है। तो दोस्त, कथक वथक का थोड़ा सा इंटरेस्ट रखा करो। मैंने आपको टास्क दे दिया है, मैं आज आपको इसका आंसर नहीं दूंगा। मैं संगम साहित्य से रिलेटेड या संगम संस्कृति से रिलेटेड फैक्ट बता दिया, कलरीपट्टू। ठीक है, इसके बाद फिर ज्यादा मूल जो डिटेल अध्ययन करना है वो धर्म का। धर्म के अंतर्गत ये तो पहले से मालूम है आपको कि इसमें हमें बुद्धिज्म नजर आता है, इसमें हमें जैनिज्म नजर आता है, इसमें हमको ब्राह्मणिज्म नजर आता है, इसमें हमें लोकल देवी देवता नजर आते हैं, लोकल देवी देवता नजर आते हैं, लोकल देवी देवता नजर आते हैं। बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म, लोकल देवी देवता सब नजर आते हैं। अब गौर करने लायक बात यह है कि बुद्धिज्म की कहानी आपको मैंने शिल्पादिकरम में बता दिया है। शिल्पादिकरम और मणिमेखलाई में बता दिया है।
उसके बाद जैनिज्म की कहानी मैंने आपको जीवक चिंतामणि में बता दिया है, जीवक चिंतामणि में बता दिया है। ब्राह्मणिज्म की कहानी देखो तो आपको यह पता चले कि इस युग में यज्ञ हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। कई सारे राजाओं ने ऐसा टाइटल लिया है कि जिसने यज्ञशाला का निर्माण करवाया है। एक राजा का नाम है पल साले मुडु कुडुमी, पल साले मुडुकुडमी, मुडुकुडमी राजा का नाम है। वो मुडुकुडमी राजा जिसने कि कई सारे यज्ञशालाओं का निर्माण किया था। पलसाले शब्द का मीनिंग पूछा जा सकता है। पलसाले माने यज्ञशाला बनाने वाला, यज्ञशाला बनाने वाला माने जहां यज्ञ का आयोजन होता था, यज्ञशाला बनवाने वाला। यज्ञशाला बनवाने वाला। कुल मिलाकर यह कहानी है कि पलसाले मुडुकुडमी, यज्ञशाला बनवाने वाला। उसके बाद अगला मुद्दा क्या है कि हमें इंद्र की पूजा होते नजर आती है, इंद्र की पूजा। इंद्र के साथ में कृष्ण, शिव, इनकी पूजा होते नजर आती है। उसके बाद फिर इसके साथ ही स्थानीय देवी देवताओं से इनके तालमेल का प्रमाण भी मिलता है, तालमेल का भी प्रमाण मिलता है। पहले के लोग, इनके मम्मी पापा लोग ऐसे नाम क्यों रखते थे स्वाति? बात ये नहीं है बेटा कि इनके नाम ऐसे क्यों रखते थे। बात यह है कि आप एक खास समाज में हो, उस समाज के लोगों का नाम आप सहज तरीके से एक दूसरे के नाम सुनते रहते हो, कई बार सुने हो, तो आप इसको लेकर सहज रहते हो। जो हजारों साल पहले के लोग हैं, जो दूसरी भाषा के लोग हैं, दूसरी संस्कृति के लोग हैं, वो लोग एक खास परिप्रेक्ष्य में अपना नामकरण वगैरह कर रहे हैं, तो उनके नाम आपको अजीबोगरीब लग सकते हैं, आपके नाम भी लोगों को अजीबोगरीब लग सकते हैं। तो यहाँ मामला ये नहीं है कि कोई अपने बच्चों का नाम अजीबोगरीब क्यों रखता है। बात यह है कि वो आपको अजीबोगरीब लगता है क्योंकि आप और उनकी संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल ही अलहदा है। अब लोकल देवी देवताओं में आप देखो, यहां पर आपको ये नजर आने को है कि एक यलम्मा देवी नजर आएंगी, यलम्मा। एक कौरवी देवी नजर आएंगी, कौरवी। एक शीतला माता नजर आएंगी, एक देवता ऐसे नजर आएंगे जिनका शैव धर्म के साथ में खूब मेल जोल हो गया है,
बेल मुरुगन, बेल मुरुगन, बेल मुरुगन, बेल मुरुगन। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि यलम्मा देवी जो थी वो सीमा की देवी थी, सीमा की देवी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना है, हालांकि पूछा आज तक नहीं गया है। किसी भी राज्य के अंदर यदि किसी देवी को किसी भी राज्य के अंतर्गत किसी देवी को यदि सीमा के ऊपर रखा जाए, उनको सीमा की सुरक्षा का प्रभारी माना जाए, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जर्मनी में देखिएगा कि इसी तरीके से जर्मेनिया देवी है, उन्हीं के नाम पर जर्मनी नाम पड़ा है। जर्मेनिया देवी हैं, जर्मेनिया देवी को माथे पे सहतूत से बने हुए पगड़ी बांधे हुए दिखाया जाता है और उन्हें जर्मनी की सीमाओं की रक्षिका माना जाता है और उनको जर्मनी के नेशनल सिंबल में शामिल किया जाता है। आप एनसीईआरटी वगैरह किताब पढ़िएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब, तो उसमें आपको जर्मेनिया देवी के बारे में खूब चर्चा मिलेगी। वो जो जर्मेनिया देवी की चर्चा है, उसके बाद से मैं हमेशा से यह इंतजार कर रहा हूं कि यलम्मा देवी के ऊपर किसी साल क्वेश्चन पूछा जाएगा। मे बी को आप ही के साल पूछ दिया जाए। यलम्मा संगम काल के दौर की एक देवी है जो सीमा की देवी है। उसके बाद एक चेन्नम्मा देवी नजर आएंगी। चेन्नम्मा देवी ही शीतला देवी है। चेन्नम्मा, इसमें एक कहानी यह है कि परशुराम को उनके पिता ने कहा कि वो अपनी माता का गर्दन काट दे, और परशुराम ने अपने पिता के कहे मुताबिक अपनी माता का गर्दन काट दिया। और फिर पिता प्रसन्न हो गए तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। तो वरदान के तौर पर कहा कि मेरी मां को फिर से जीवित कर दीजिए। इस क्रम में घटना कुछ ऐसी घटी कि एक साथ में दो महिला का सर कट गया था, और जब दोनों महिला को जीवित करने का प्रयास हुआ तो दोनों के सर और धड़ बदल गए। दोनों के सर और धड़ के बदल जाने से क्या हुआ, एक जो थी वो आर्यन संस्कृति वाली, एक थी तमिल संस्कृति वाली। तो तमिल संस्कृति वाले के धड़ पे आर्य संस्कृति वाले का सर चला गया, आर्य संस्कृति वाले के धड़ पे तमिल संस्कृति वाले का सर चला गया। इस पूरी कहानी के अंतर्गत आपको जो मूल मर्म समझना है वो यह है कि संस्कृतियों का तालमेल हो रहा था, और उस देवी की खासियत यह है कि वह चेचक की बीमारी देती है यदि आप उनके बताए नियमों का उल्लंघन करिएगा, इसलिए उनको शीतला देवी के समकक्ष रखा जाता है। ठीक है, आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि क्या परशुराम की कथा से वो लोग वाकिफ थे। तो परशुराम की कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है संगम साहित्य के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कि हमें वहां देवी चेन्नम्मा का विकास होता हुआ नजर आता है। उसके बाद फिर कौरवी युद्ध की देवी थी, युद्ध की देवी थी, कौरवी देवी है युद्ध की देवी। इसके बाद तब बेलमुरुगन, बेलमुरुगन ये संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय देवता थे, सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय देवता। सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय देवता थे कौन? तो बेलमुरुगन, बेलमुरुगन। इनका तालमेल शैव धर्म से हो गया, इनका तालमेल शैव धर्म से हो गया, शैव धर्म से हो गया।
इनका तालमेल शैव धर्म से हो गया। तो शैविज्म से तालमेल होने का मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं शैव धर्म से मिलती-जुलती कुछ रीतियाँ, कुछ रिवाज मुर्गन की पूजा पद्धति में शामिल थी। उनके हाथ में भी त्रिशूल जैसा एक उपकरण होता था। इसीलिए आर्य और अनार्य संस्कृतियों को करीब लाने की कोशिश करने वाले लोगों ने शैव धर्म का वहाँ खूब प्रचार-प्रसार किया। और आप देखिएगा कि शैविज्म दक्षिण भारत में वैष्णविज्म से ज़्यादा पॉपुलर हमेशा रहा है। शैविज्म वहाँ की पूजा पद्धति में, वहाँ के मंदिर निर्माण में, वहाँ की मूर्तियों के निर्माण में, वहाँ के गीत संगीत के विकास में ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाया है। यहाँ तक कि शिव के भी एक पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय को दक्षिण भारत से ही अटैच किया जाता है और बेलमुरुगन को कार्तिकेय के रूप में भी पहचाना जाता है। शिव के पुत्र कार्तिकेय को बेलमुरुगन के रूप में या बेलमुरुगन को कार्तिकेय के रूप में भी कई सारे साहित्यकारों ने पहचाना है। तो बेलमुरुगन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द डेटीज ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको उनका नाम याद रखना है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संगम काल से संबंधित हमारी चर्चा पूरी हो गई। जो समय बचा है, मैं आज ऑप्शनल के बारे में बताने के मूड में नहीं हूं। आप लोगों ने बहुत कुछ लिखा आज, इतना कि मतलब आज मूड नहीं है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि संगम साहित्य के आधार पर जितना आपने संगमकालीन जीवन के बारे में पढ़ना था, उसी को मैं यदि संक्षेप में रिवाइज करवाऊं तो बस इतना कि संगम काल की राजनीति बहुत कम विकसित थी। अभी माना जाता है कि उनकी राज्य व्यवस्था आरंभिक स्तर पर थी। उनके यहां शासकों के पास में बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्टेट इंस्टीट्यूशंस नहीं आए होंगे, लेकिन ये सब चीजें समझ की चीजें हैं, जो मेंस की चीजें हैं, जो आपसे पीटी में नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने कहा कि बेसिक चीज पूछा जाएगा। राज्य, राजा, राजकीय चिन्ह, राजकीय उपाधियां वगैरह वगैरह। शासन में युवराजों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज घोषित कर देते थे। युवराज लोग शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसके बाद फिर आर्थिक स्तर पर देखें तो एग्रीकल्चर का विकास हुआ। एग्रीकल्चर के अलावा पुरानी जो प्रथाएं थी, जो पशुओं की चोरी की, जो लूटपाट की, वो सब प्रथाएं भी चल रही थी। मरवा है, बेच्ची है, वो सब चीजें उतना डिटेल में नहीं पूछना है। मरुदम के माध्यम से एग्रीकल्चर में उन्नति आती है। फिर एग्रीकल्चर के आधार पर इंडस्ट्री, ट्रेड आदि का विकास होता है। नगरीयकरण का विकास होता है। बड़ी संख्या में नगरों का विकास होता नजर आता है। सरप्लस उत्पादन हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसी के बदौलत राज्य भी आया और उसी के बदौलत सांस्कृतिक उन्नति भी हुई। अब हम ये देखें कि इस दौर के समाज के अंतर्गत क्या नजर आने को है कि आर्य संस्कृति अनार्य संस्कृति के करीब आई। आर्य संस्कृति ने अपनी ओर से कुछ नई चीजों की शुरुआत करा दिया। वर्ण, जाति और सती उन्हीं में से है। दक्षिण भारतीय समाज ने एक विशिष्ट पूजा पद्धति की शुरुआत किया था, पत्नी पूजा। आपको याद है, मैंने अलग से पढ़ा दिया था कन्नगी पढ़ाते हुए, तो उधर जाने की जरूरत नहीं समझा। फिर इसके अलावा फिर जैसे आर्थिक विकास होता है, वैसे ही कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। तो अमीरों का उभार बेलाल और गरीबों का प्रमाण कडेशियर, ये सब आपको मिल चुका है, पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप ये देखोगे कि महिलाओं की दशा कैसी थी के आधार पर समझो तो एक तो प्राचीन भारत में आपको पर्दा प्रथा मिलनी ही नहीं है, तो साउथ में भी नहीं मिलनी है। दूसरी बात यह है कि पत्नी पूजा दक्षिण भारत की विशेष प्रथा थी, उत्तर में ऐसी कोई पूजा नहीं मिलती। लेकिन सती प्रथा उत्तर से दक्षिण गई है, हो गया। इससे ज्यादा यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर इनके कल्चर के बारे में चलकर देखो तो भाई इनकी भाषा आपने पढ़ लिया, लिपि आपने पढ़ लिया, इनका साहित्य आपने पढ़ लिया, तो पढ़ने लायक बचा क्या? इनका धर्म। उत्तर भारतीय धर्म है बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म।
ब्राह्मणिज्म के अंतर्गत हमें कर्मकांड वाला धर्म, जो यज्ञ आधारित धर्म है, वो भी मिलता है, और भक्ति वाला धर्म भी मिलता है, जिसमें शिव और विष्णु मिलते हैं। विष्णु में विशेष तौर पर हमको कृष्ण के बारे में वहां खूब जानकारी मिलती है। ए.एल. बासम ने तो द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है कि बांसुरी वादक ग्वाले के कृष्ण का कॉन्सेप्ट पहली बार उनको साउथ इंडिया में ही मिला है। इन्हीं कृष्ण का वंशज मानते हैं बेलाल अपने आप को। उसके बाद फिर स्थानीय देवी देवता आपको यलम्मा, चेन्नम्मा, कौरबी, फिर वेलमुरुगन, ये नजर आएंगे। अब इतने के साथ में आप कह सकते हो कि इस टॉपिक को यदि आपने 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, न तो पीछे कभी आया है, न तो आगे कभी आएगा। आपको रिवाइज करना पड़ेगा 2 बार 3 बार, बस। टॉपिक थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह संगम काल है, साउथ इंडिया का हिस्ट्री है, आप नॉर्थ इंडिया के लोग हो, दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपको 2 बार 3 बार करना ही पड़ेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर अब हम सर से कभी बात नहीं क्यों 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 किस बात की नाराजगी भाई? अच्छा, मतलब तुम्हारा ऑप्शनल वाला डिस्कस नहीं किया इसके लिए? कल डिस्कस कर दूंगा बेटा, कल डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी।